Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafi and today we will discuss IS 36 impairment. Okay. So impairment starting from the scope, this is IS 36. Starting from the scope tells you if the carrying amount of assets is greater than recoverable amount, then there is an impairment. We have to impair the asset. Okay. And if the carrying amount of asset is lower than recoverable amount, it means we need to reverse the impairment. ठीक है. अभी first focus on carrying amount. We will discuss the recoverable amount shortly. Okay. So, for example, you have an asset whose carrying amount is 70 and whose recoverable amount is 80. What does it mean? Carrying amount is lower than recoverable amount. If the carrying amount is greater than recoverable amount, it means impairment. Here, the carrying amount is lower than recoverable amount. So, क्या करना चाहिए? Reversal of impairment, right? लेकिन डू यू हैव एनी एविडेंस दैट प्रीवियस ईयर में कुछ इम्पेयरमेंट हुई थी? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया हुआ. तो अगर कुछ प्रीवियस ईयर में इम्पेयरमेंट हुई है तो इसका मतलब हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की. इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको इग्नोर करेंगे. हाँ, रिवर्सल के लिए इम्पेयरमेंट का होना जरूरी है, तभी हम रिवर्स करेंगे ना. अगर इम्पेयरमेंट हुई नहीं है तो हम उसको क्या करें? नहीं, सरप्लस यहाँ पे क्रिएट नहीं करना. दैट इज द डिफरेंस. हाँ, वो वही उसी को हमने यहाँ पे दूर किया है. फॉर सरप्लस फर्स्ट वी हैव टू फॉलो द रीवैल्यूएशन मॉडल एंड सेकंड वी हैव टू कंपेयर द फेयर वैल्यू नॉट द रिकवरेबल अमाउंट. तो सरप्लस के लिए फेयर वैल्यू चाहिए थी, रिकवरेबल अमाउंट नहीं. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे. वैसे है रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, ये गिवन है, मेंशन है, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि होती क्या. ठीक है, चलें इसी सिनेरियो को हम दोबारा से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 70 एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 50. अब क्या करना चाहिए? इम्पेयरमेंट करनी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है. तो इम्पेयरमेंट ऑफ 20 नीड टू बी चार्ज, राइट. अकाउंटिंग एंट्री इज सेम एज द डेफिसिट. डेफिसिट में हम क्या करते थे? इम्पेयरमेंट, डेफिसिट शुड बी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस. Accounting entry is same. Impairment should be charged to profit and loss unless there is a reversal of previously recognized surplus. ठीक है, वैसे ही बिल्कुल होना चाहिए. अच्छा, ये that was in year 1. In year 2, because your carrying amount after impairment is 50, now the recoverable amount is 90. क्या करें? रिवर्सल है. कितने का रिवर्सल है? 40 का. इम्पेयरमेंट 20 की हुई थी. एग्जैक्टली. तो रिवर्सल भी क्या होगा? मैक्सिमम 20 का होगा. हाँ, 20 का ही होगा. ठीक है. अनरियलाइज पोर्शन, वी हैव डन दैट इन IS 38 एंड IS 68. अभी फॉर द टाइमिंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 था इम्पेयरमेंट लास्ट ईयर और 20 ही रहा अनरियलाइज पोर्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 का रिवर्सल दे देंगे. इम्पेयरमेंट की क्या एंट्री थी? डेबिट SOPL. 20 से क्रेडिट नॉन करेंट एसेट 20. रिवर्सल डेबिट नॉन करेंट एसेट 20, क्रेडिट SOPL 20. दिस इज रिवर्सल. ठीक है, लेकिन वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज इम्पेयरमेंट, क्योंकि इम्पेयरमेंट विद टाइम रियलाइज हो रही होती है. फॉर द टाइम बीइंग हमने उसको इग्नोर किया, लेकिन हमने जब लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे IS 16 और IS 38 में, वहां पे हमने देखा था कि सारी इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं होती. जो रियलाइज हो चुके हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. यहाँ तक क्लियर है? ओके. नेक्स्ट थिंग, रिकग्निशन. Impairment should be charged to SOPL unless it reverses the previous surplus. Same as IS 16. Accounting treatment of deficit and impairments are same. Okay. Okay. Now measurement. We know what is carrying amount. Carrying amount is the amount that is carried on the statement of financial position. It can also be called net book value, written down value, carrying value, book value. Yeah, exactly. What is recoverable amount? Recoverable amount is higher of value in use and NRV. Value in use or NRV.
इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, उसको हम लोगों ने रिकवरेबल अमाउंट कह देना, राइट? क्लियर है? अच्छा, वैल्यू इन यूज अब क्या होता है? ओके, रिकवरेबल अमाउंट, फर्स्ट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एसेट, ठीक है, इट इज डैमेज, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये मोबाइल है, ठीक है, ये डैमेज हो गया है, ठीक है, अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा बिकॉज इट इज नाउ डैमेज, तो मुझे 5000 मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता रहूं इसी तरीके से, थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है, तो मैं इससे 7000 के बेनिफिट ले सकता हूँ। तो वाइज डिसीजन क्या है? यूज करके, सो दैट इज अ रिकवरेबल अमाउंट। हमारी कोशिश होती है कि हम एक एसेट से मैक्सिमम रिकवर कर लें, सो दैट इज व्हाई रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और एनआरवी, ठीक है। वैल्यू इन यूज क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। और मैंने भी बात की आपको कि अगर मैं, क्योंकि डैमेज हो गया है या इसकी नया वो हो रहा है, ठीक है, इसका मॉडल चेंज हो गया, अपडेट आ गई है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, या इससे मॉडल आ गया है, तो इसकी वैल्यू वो नहीं है, सेल करने जा रहा हूँ, आई विल जस्ट गेट 5000। लेकिन अगर मैं यूज करता हूँ तो आज के इस साल मुझे तकरीबन ये 2000 के बेनिफिट दे देगा, अगले साल 3000 के बेनिफिट दे देगा, फिर 2000 के बेनिफिट दे देगा, फिर 1000 के बेनिफिट दे देगा। उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी हर साल की, उसको मैं क्या कहूंगा? वैल्यू इन यूज, ठीक है। वी नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करना होता है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डॉलर टुडे इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डॉलर टुमारो, ठीक, राइट? सो यहाँ पे आपके आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज डिस्काउंटिंग, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। सो फॉर एग्जांपल, these are the factors that these are the net cash flows. At the first year you will get 80, second year you get 110, and third year you get 100. These are the discount rate, maybe at 10% or 8%, ठीक है, this is at 10%, discount rate at 10%, right? So present value क्या होगी आपके पास? Let's multiply with this. So total value in use क्या होगी? 238. So this is your value in use, right? Clear है? अच्छा, we have a question here. This is few question. Discount rate is 10%. Useful life of asset is 3 years. Residual value is 30. Inflows, outflows, net inflows. तो क्या होगा इससे? वैल्यू इन यूज कितनी होगी इस एसेट की? वैल्यू इन यूज इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। तो आपने पहले साल आपको इसने 300 अर्न करके दिया, इस पे 50 के एक्सपेंसेस हो गए, नेक्स्ट ईयर इसने आपको 250 अर्न किया, इस पे 40 के एक्सपेंसेस हुए, लास्ट ईयर इसने 100 अर्न करके दिया और इस पे 60 के एक्सपेंसेस लगे। तो आपने इसको डिस्काउंट करना और मुझे बताइए व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू इन यूज। तो व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो? ठीक है, सो ये हो गया, इधर सेम सिचुएशन है, तो आप कहते हैं कि 430 होगी, यही होगी। अच्छा, यू आर जस्ट मिसिंग दिस फैक्ट, रेजिडुअल वैल्यू जब आप बेचेंगे तो ये भी तो मिलेगी ना आपको, तो दिस इज ऑल्सो एन आउटफ्लो, राइट? सो वैल्यू इन यूज इज 453। हम लोगों ने रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसिडर करना है क्योंकि वो भी आपका इनफ्लो है, ठीक है। तो ये एसेट हमें कितनी वैल्यू इन यूज जनरेट करके देता है? एग्जैक्टली तीसरे साल में। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू हर उस चीज की निकालनी है जिसका टाइम फैक्टर डिफरेंट हो, वो नेक्स्ट ईयर में हो जहाँ पे टाइम वैल्यू इफेक्ट हो जाती है। आज के दिन तो नहीं मिल रही आपको, तो वो डिस्पोजल के टाइम पे मिलेगी या एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मिलेगी। तो एट द एंड यूजफुल लाइफ लगी तो ऑब्वियसली उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करना है आपने, ठीक। ओके, सो नाउ वी गॉट व्हाट इज वैल्यू न्यूज एंड व्हाट इज एनआरवी। एनआरवी को मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि एनआरवी हमने काफी जगह देखा है, इन्वेंट्री में आपने पढ़ा हुआ है, और अभी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स आएंगे जिसमें हम एनआरवी पढ़ेंगे, जिसमें से एक ये है, ठीक है।
अच्छा, देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट विल डिटरमिन और दैट विल इंडिकेट यू दैट देर इज एन इम्पेयरमेंट। हम उस वक्त रिव्यू कर लेंगे, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हुई होगी। इन फैक्टर्स की वजह से वी मस्ट रिव्यू वेदर देयर इज एन इम्पेयरमेंट और नॉट। तो वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देर आर सम इंटरनल इंडिकेटर्स, देर आर सम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स में क्या है कि एसिड डैमेज हो गया। अब एसिड डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरी होगी, ठीक है। एसिड आपको उतने ही ज्यादा आउटपुट नहीं दे रहा जैसे पहले दे रहा था, उसकी एफिशिएंसी गिर गई, तो अगर एफिशिएंसी गिर गई तो इसका मतलब वैल्यू भी गिरी होगी, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है? एसेट ऑब्सोलीट हो गया है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब हमें ऑब्सोलीट का तो पता है कि यार एक चीज होती है, जैसे कि आप कहें फॉर एग्जांपल कुछ अर्से पहले आया था कि एक तरह का कुछ वो होती है आपके पास, डिजिटल करेंसी थी, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई थी, तो जिनके पैसे थे वो एकदम में खत्म हो गए, ठीक है, खत्म, ठीक है, ऐसा हुआ था। न्यू टेक्नोलॉजी, जब ये फॉर एग्जांपल दिस इज लैपटॉप, इसकी जो भी होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज कोर आई 7 जनरेशन, अगर 10 जनरेशन आ जाती है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो उस वजह से भी वैल्यू गिर जाती है। या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। अब बाकी तो समझ आ रहा है कि जब डैमेज होता है तो वैल्यू कम होती है, उसकी एफिशिएंसीज गिर जाती हैं तो वैल्यू कम होती है, ऑब्सोलीट हो जाए या न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो वैल्यू। इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है कि यार इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया तो उसकी वैल्यू कम होगी। हम्म, तो आप देखिए ना, इंटरेस्ट की वजह से तो लोन की अमाउंट बढ़ जाती है, नहीं? तो उससे लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी ना, एसेट की वैल्यू क्या होगा? देखिए, इंटरेस्ट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। डिस्काउंट रेट यूज करते हैं ना आप, और आपने ये चीज चले अभी नहीं भी पता होगी, लेकिन आपको फाइनेंस जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो वैल्यू इन यूज कम हो जाती है। डिस्काउंट रेट इंक्रीज होता है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। प्रूव करके दो, ये देखें, पता है, ये पढ़ा हुआ भी है, चलिए देख भी लेते हैं। दिस इज 10%, ठीक है। मैं अगर इधर चलिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कैश फ्लोज ऑफ 102, देन ये कैश फ्लोज है, ठीक है। डिस्काउंट रेट में फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ 10%। चलें इसकी मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आपके पास आएगा रेट एंड वैल्यूज। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 5813। अब मैं इसका डिस्काउंट रेट बढ़ा दूँ, 15% कर दूँ, इससे क्या होगी? कम हो जाएगी, देखना 5813 से, ठीक है। और बढ़ा दूँ, इसको हम कर देते हैं 35%, सॉरी इसको नहीं, इसको कर देते हैं 35%। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से आपका ये भी इंडिकेटर है, क्योंकि अगर वैल्यू इन यूज कम हो रही है तो उसका चांसेस यही है ना कि रिकवरेबल अमाउंट भी कम हो कैरिंग अमाउंट से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आगे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, बिकॉज अभी कैश फ्लो कैश जनरेटिंग यूनिट कॉन्सेप्ट रहता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी हम करते हैं, लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज योर इलिस्ट्रेशन वन फ्रॉम एफआर बुक, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ईच एसेट, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम तो यही करना है ना कि आपने यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट मालूम करनी है। रिकवरेबल अमाउंट इज बेसिकली हायर ऑफ एनआरवी और वैल्यू इन यूज, ऐसे ही है। तो हमारा पहला फोकस, क्योंकि दे हैव गिवन यू द कैरिंग अमाउंट, वो तो कैलकुलेट करके दे दी है, तो अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है? रिकवरेबल अमाउंट मालूम करने हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट ए के केस में क्या होगी? 110 और 120, 120, ओके। तो आपके पास ए के केस में ये होगी 130, 100। यहाँ तक क्लियर है? नाउ यू हैव योर रिकवरेबल अमाउंट, अब उसको कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से।
If the carrying amount is greater than recoverable amount, it means impairment. और अगर इसका उलट हो तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, जो कि फिलहाल मुझे नहीं पता, तो उस केस में मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, सो 100 और 20 इग्नोर कर देते हैं। 150 एंड 30 कितने की इम्पेयरमेंट हुई है? 20। 120 एंड 100 कितने की इम्पेयरमेंट हुई है? 20। ठीक है, सो टोटल इम्पेयरमेंट आपके पास कितनी है? 40। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? पहले सॉरी, बैलेंस शीट में हमने ये देखा ना रिकवरेबल अमाउंट, तो देखें 120 है, 130 है, 100 है, आंसर आ गया। दूसरा उसने पूछा था द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो हमारे पास लॉस कितना है? ए नील, बी 20,000 और सी 20,000। ये 20,000 ना लगे ना, 50 और 150 और 30, 20,000 का इस पे लॉस हुआ और 20,000 का, सॉरी 20,000 का इस पे लॉस हुआ। हाँ वो ये वो नहीं दिए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, उसने बताया हुआ ए पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, बी एसेट पे 20 की इम्पेयरमेंट है और सी पे 20 की। जी जी पूरा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1, आइडेंटिफाई द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कार एंड एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलें। An entity owns a car that was involved in an accident at the year end. It is barely usable. So the value in its use is estimated at 1,000. तो ये आपको कैलकुलेट करके दे दिया, कोई मसला नहीं। However, the car is a classic and there is a demand of the parts. This results in a fair value less cost to sell of 3,000. So your NRV is 3,000. तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है रिकवरेबल में, 1,000 और 3,000 में से? So this is your recoverable amount. The opening carrying amount was 8,000 and the car was estimated as a useful hour 8 year from the start of the year. तो एक्सीडेंट कब हुआ? ईयर एंड पे, और ये जो है 8,000 दिस इज अ वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो सबसे पहले बिकॉज वी हैव डिटरमिन्ड द रिकवरेबल अमाउंट इज योर 3,000, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन, 1A डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी? तो डेप्रिसिएशन दिस इज द डेप्रिसिएशन, सो कैरिंग अमाउंट इज 7,000। ठीक है, सो कैरिंग अमाउंट इज 7,000 एंड इट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, इट मींस आपने इम्पेयरमेंट करनी है, यू नीड टू डेबिट एसओपीएल विद 4,000 एंड क्रेडिट नॉन करंट एसेट विद 4,000। इस एंट्री के बाद आपका एसेट कितने पे रिकॉर्ड हो जाएगा? 3,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, इसको जरा रीड आउट करें। The question requires you first read the requirement, impairment, and how should this be treated in statement of financial position. Okay, an entity owns a property that was revalued to 5 lakh on 31st March 23. The revaluation gain 2 lakh being recognized as other comprehensive income and recorded in the revaluation surplus. At 31st March 2025, the property had a carrying amount of 460, but the recoverable amount of the property was estimated at only 2 lakh. So basically, this is an impairment, right? 260 इतने की इम्पेयरमेंट हुई है, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि ट्रीटमेंट क्या थी डेफिसिट की। अ डेफिसिट, तो इम्पेयरमेंट, एन इम्पेयरमेंट शुड बी चार्ज टू एसओपीएल unless there is a reversal. So in this case we have the revaluation gain recognized in the, तो हमने यहाँ पे करना क्या करना है, क्रेडिट दी नॉन करंट एसेट विद 260, डेबिट revaluation reserve और OCI with 200 over and above SOPL 60। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपके पास था रिवर्सल। ओके, अब रिवर्सल, सॉरी दिस इज द इम्पेयरमेंट, नाउ द रिवर्सल।
रिवर्सल विल बी डन इन द सेम वे, ठीक है, जैसे कि आपके पास होता था। सबसे पहले यहाँ पे रूल देखते हैं। फर्स्ट थिंग, वंस यू इम्पेयर द गुडविल, उसकी रिवर्सल नहीं होगी। बाकी जो आपके एसेट्स हैं उनकी रिवर्सल हो सकती है, लेकिन जो गुडविल है आपने एक बार उसको इम्पेयर कर दिया तो उसकी रिवर्सल नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसकी रिवर्सल क्रिएट करेंगे इट मींस यू आर इंटरनली जनरेटेड द गुडविल, ठीक है, तो इसलिए उसकी इम्पेयरमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे जरा रूल देख लें। Impaired assets should be reviewed at each reporting date to see whether there are indication that impairment has reversed, ठीक है। ऑब्वियसली हम रिव्यू करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट एज वेल एज फॉर रिवर्सल। इफ देर आर इंडिकेटर कि यार एक चीज डैमेज हुई है तो इम्पेयरमेंट हो सकती है, और अगर वो जो सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट हुई है वो रिवर्स हो गए, तो इसका मतलब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ओके, a reversal of impairment loss is recognized immediately as an income। अगर देखिए फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि चांसेस ये हैं कि हमारा कंपेटिटर एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करे जो कि हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, इम्पेयरमेंट हो सकती है ना टेक्नोलॉजी की हमारी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कंपेटिटर फेल हो जाए वो लॉन्च पे, तो वो जिसकी वजह से हम इम्पेयरमेंट कर रहे थे वो सर्कमस्टांसेस रिवर्स हो गए, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट भी रिवर्स हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, रिवर्स हमने इम्पेयरमेंट कहाँ रिकॉग्नाइज की थी, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो रिवर्सल कहाँ पे होगी, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज इन इनकम, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस था ना, पर आप उस इनकम बुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज recognized immediately as income in the profit and loss. If the original impairment was charged against the revaluation surplus, it is recognized as other comprehensive income and credited to revaluation reserve। अब इसको देखें, इस एंट्री को हमने इम्पेयरमेंट चार्ज किस तरह से की, डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट डेबिट एसओपीएल, ये चार्ज की। अगर यही रिवर्स हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, जो ये एंट्रीज हैं इन्हीं को रिवर्स कर देंगे ना। एग्जैक्टली exactly। तो जहां पे आपने इम्पेयरमेंट चार्ज किए रिवर्स भी वहीं पे होगी, ठीक है, रिवर्सल एंट्री वहीं से आप करते हैं। The reversal must not take the value of asset above the depreciated historical cost। याद है वो जो हम historical carrying amount की बातें कर रहे थे, कि उससे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमने कुछ illustrations की भी हैं, IS 38 में भी की हैं और IS 16 में भी की है। लेट मी शो यू। बिल्कुल, ये देखें, यहाँ पे आपको याद हो रहा होगा, ये रही। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नहीं बनाई, एक मिनट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ये नजर आ रही है आपको, उसकी रिकंसिलिएशन बनाएंगे, ठीक है। वहां पे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वो चेंज ऑफ लाइफ नहीं था, उसको डायरेक्टली हमने कर लिया था, ठीक है। ओके, द अमाउंट वुड हैव बीन इफ द ओरिजिनल इंपेयरमेंट हैड नेवर बीन डेप्रिशिएटेड। हमने यही कहा था ना कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है, अगर ये ऐसा कभी भी सरप्लस का डेफिसिट पे ना जाता तो क्या होता, ठीक है। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फ्यूचर पीरियड शुड बी रिवाइज्ड टू रिफ्लेक्ट द कैरिंग अमाउंट। अब क्योंकि इंपेयरमेंट के बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज हो गई थी, तो रिवर्सल के बाद भी डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी। सो ये बड़ी कॉमन सी बातें जो कि वो हम देख रहे हैं इसको। अच्छा जी, इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट रिवर्सल क्या फैक्टर्स होते हैं, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके एसेट की एफिशिएंसी दोबारा से इंक्रीज हो गई, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें हो सकता है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, इसको जरा देखें। बॉक्सर परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2021 at a cost of 30,000। At that date, the asset had an estimated useful life of 10 years। Boxer does not revalue this type of asset but accounts for it on the basis of depreciated historical cost, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर रहा, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, तो कॉस्ट मॉडल हो रीवैल्यूएशन मॉडल हो, इम्पेयरमेंट तो दोनों पे रिव्यू करते हैं, ऐसे ही। At 31st December 20x2, the asset was subject to an impairment and had a recoverable amount of 16,000, ठीक है। तो फर्स्ट डेट जो डेट आपके पास नजर आ रही है आपके पास ये है, सेकंड डेट आपके पास नजर आ रही है वो ये है, फॉलो द डेट्स, ठीक है। फिर आपके पास जो थर्ड डेट है वो देखें, एट 31st December 2025 द सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैज कॉज्ड द इम्पेयरमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड हैव रिवर्स्ड एंड आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल विद द रिजल्ट द रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ 40,000,
तो पहले आपकी इम्पेयरमेंट हुई और इस डेट पे आपके पास क्या हो रहा है, रिवर्सल। ठीक है, तो चलें अगर हम इसको एक्सेल पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हुए हो जाएगा। ओके, सो IS36 यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट डेट वॉज 1 Jan 20x1, राइट। देन वी हैव 31 December 20x1, 20x, सॉरी 1 ही था, 20x1 ही होगा फिर। दिस इज ऑल टू 01 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 01। ओके, दिस इज 31 December 01। ठीक है, 20x1, 1 January 20x1, देन ईयर एंड 31 December 20x1, और उसके बाद आएगी 20x2, देन 20x3, देन 20x4 और देन 20x5। ठीक है, तो हम इसको अब चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज 20x2, दिस इज 20x3, दिस इज 20x4 और दिस इज 20x5, राइट। अच्छा, दैट्स इट फॉर परचेज ऑन 1 January 20x1 फॉर 30,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ठीक है, यही था। सो 30,000, first year depreciation will be 3,000, right? So this will give you the carrying amount at 27,000. Next year depreciation is 3,000. This will give you the carrying amount of 24,000. अच्छा, अब इस दिन this is the carrying amount। ठीक है, recoverable amount क्या है at this date? Recoverable amount is 16,000। सो रिकवरेबल अमाउंट अगर 16,000 है, इट मींस वी नीड टू इम्पेयर द एसेट। और किस तरीके से इम्पेयर करेंगे? डेबिट SOPL with 8,000 and credit non-current asset with 8,000। ठीक है, ये हो गया। यूजफुल लाइफ अनचेंज है। ठीक है, 10 साल थे, 2 साल गुजर गए हैं, 8 साल रहते हैं। 16,000 डिवाइड बाई 2, 8, 2,000 सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया है 14, फिर 2000, तो आपके पास ये आ गया है 12, और फिर 2000, तो अब आपके पास ये आ गया है 10,000। ठीक है, दिस इज द। अब क्या हुआ? एट 31 December 20x5 द सर्कमस्टेंसेस हैज बीन रिवर्स, और अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 40,000। तो अब हमने ये देखना है कि हम रिवर्सल कितनी करेंगे। 40,000 फिर तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखना है कि रिवर्सल कितनी होगी। देखिए, टोटल इंपेयरमेंट आपके पास हुई थी 8,000 की। रिवर्सल इस सारी 8,000 की हो सकती है, या इसमें से जो पोर्शन अनरियलाइज है सिर्फ उसकी हो सकती है। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर ये एसेट कभी भी डेफिसिट पे ना जाता और सरप्लस पे ना जाता, तो ये कहाँ पे होता? 5 साल बाद। 5 साल बाद ये एसेट होता 15,000 पे, राइट। लेकिन अभी कितने पे आ रहा है? 10 पे। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितनी हो सकती है? 5,000 की। तो हम लोगों ने क्या करना है? डेबिट, सॉरी, नॉन करंट एसेट 5,000 एंड क्रेडिट SOPL 5,000। तो एसेट वापस कितने पे आ जाएगा? 15,000 पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने करना। ओके, सो दिस वाज योर रिवर्सल। ओके, कैश जनरेटिंग यूनिट। अब कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो first, how to define cash generating unit? A cash generating unit is the smallest identifiable unit that can generate cash independently. This is a cash generating unit.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की डिफरेंट चेन्स जो होती हैं, each chain will be considered at each restaurant will be considered as the cash generating unit, क्योंकि अगर वो बंद हो जाएगा तो उतना रेवेन्यू हम लूज करेंगे, और वो रेस्टोरेंट है तो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखें अगर ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन में हर बुगी जो है कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्यों? क्योंकि अगर एक बुगी हम रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, पैसेंजर ट्रैवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैश हम लूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहा है उसको हम इम्पेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है तो उसमें इम्पेयरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास होता है ना कोल कार्ट, होते हैं ना कोयले निकालने की वो जो गाड़ी होती है, हाथ गाड़ी जिसको हम कहते हैं, अब वो इंडिविजुअली देखा जाए तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। वो पूरी कार्ट हो जाएगी ना, उसमें हर इंडिविजुअल कार्ट को तो हम कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसका और ट्रेन का सिचुएशन अलग है। ट्रेन में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर लूज हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ मुझे यार 10 टन कोयला चाहिए। अब अगर आपके पास एक कार्ट है जिसमें 5 वो हैं, तो उसको शायद 10 टन कोयला लाने के लिए 10 चक्कर लगे, लेकिन अगर इसमें 2 हैं तो उसको फिर 20 चक्कर लगे। अल्टीमेटली तो मुझे कोयला चाहिए ना, तो वो कोल कार्ट जो होती है वो आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं होती। ठीक, सो in a restaurant chain, the smallest group of assets might be the asset within a single restaurant, but for mining company, all the asset of the company might make up a single cash generating unit. जैसे अभी हमने बात एग्जांपल दी, बिल्कुल। अच्छा, इम्पेयरमेंट चार्ज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये अब इम्पोर्टेंट है। देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट आया क्यों और वो क्या हुआ, कंपनी वाज ग्रोइंग विद टाइम। ठीक है, तो अब हुआ ये कि यार अब हर एक एसेट के लिए मुझे रिकवरेबल अमाउंट मालूम करना पॉसिबल नहीं था विद इन अ गिवन टाइम। अब यहाँ पे आपके पास देखें कितनी चेयर्स होंगी, आई थिंक होंगी 30 चेयर्स। ठीक है, तो आप शायद इनको मैं बोलूँ कि यार इन 30 चेयर्स में से जो चेयर्स इम्पेयर होगी यू कैन डू इट, आप चेक कर लें, हाँ यार ये डैमेज है ये डैमेज है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार पूरे F8 में जितनी भी चेयर्स हैं उसमें आप देखें कितनी इम्पेयर हुई है, टाइम बढ़ गया। ठीक है, आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, एंड वी हैव सम लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर क्या हुआ, हमने कहा क्यों ना वी हैव लर्न दैट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये होता है। सो दिस इज नोन एज नेट एसेट, ऐसे ही। तो हम ये कह देते हैं कि व्हाई नॉट वी डिटर्मिन और कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नेट एसेट। अगर नेट एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट कम है उसकी कैरिंग अमाउंट से, तो फिर एसेट्स की भी तो कम होगी, फिर हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट मालूम कर देते हैं। डेफिनेटली इक्विटी और जो होती है बिजनेस की वैल्यू होती है ना, तो हम बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट मालूम करते हैं। अगर बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट एसेट बिजनेस के नेट एसेट से कम है कैरिंग अमाउंट से, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट हो रही है। देन वी आइडेंटिफाई एंड लोकेट कि किस किस पे इम्पेयरमेंट हो रही है। ठीक है, एक एक पे करने पे टाइम लग जाता है, इतना टाइम नहीं, हम बिजनेस को देख लेते हैं। बिल्कुल, नेट एसेट्स की देखें, नेट एसेट्स आपके पास क्या होगा, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट होगी ना, एसेट की कैरिंग अमाउंट माइनस लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, जिसको आप इक्विटी कहते हैं। बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड होती है, इक्विटी की वैल्यू होती है ना, इसकी आप रिकवरेबल अमाउंट मालूम कर लेंगे। अगर यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट जो है कम है उससे कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट हुई है। अब इम्पेयरमेंट को चार्ज किस तरीके से करना है, impairment must be charged first allocation of impairment, first most obvious damage item, सबसे पहले तो इसको करना है। उसके बाद अगर इम्पेयरमेंट फिर भी बचती है तो गुडविल, और अगर फिर भी बचती है तो अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। ये हमने काम करना है। ठीक है, क्लियर है।
अब ये किस तरीके से अप्लाई होता है अभी हम इसको कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इट विल बी कैलकुलेटेड वेरी इजी। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, दिस one thing, deal with any specifically impaired asset first, then impaired, सर ठीक है। इस वक्त अभी हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा मोस्ट ऑब्वियस एसेट होता कौन सा। ठीक है, पहले हमने उसको डील करना है, उसके बाद बाकियों को देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एसेट को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से बिलो नहीं लेके जाना। एक एसेट अगर इतना रिकवर कर रहा है तो उससे नीचे क्यों ले जा रहे हैं, उतने बेनिफिट तो वो देगा, तो उतने बेनिफिट तो आपको लेने चाहिए। एक चीज यहाँ पे एक और भी चीज याद रखिएगा, अगर हम एसेट की रिकवरेबल अमाउंट मालूम करते हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अब हमने हर सूरत उसको यूज ही करना, क्योंकि हमने कहा वैल्यू इन यूज होगी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करने के लिए हायर ऑफ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर हमने एनआरवी हायर सेलेक्ट कर लिया तो अब हमने उसको सेल ही करना है, वो तो बात की बात है, वो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट रिकवरेबल अमाउंट हम हायर ऑफ करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने कहा है वैल्यू इन यूज है तो अब यूज करना है, या एनआरवी है तो अब सेल ही करना है, ऐसा नहीं होता। बस सिर्फ वो टू कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट हम यही काम कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3। शो द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन 1 जनवरी 2008। ठीक है, और उसमें हम देख लेते हैं एज कंपनी रन्स अ यूनिट दैट सफर्स अ मासिव ड्रॉप इन इनकम ड्यू टू द फेलियर ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी ऑन 1 जनवरी 2008, the following carrying amount were recorded in the books immediately prior to the impairment. So these are the carrying amount. तो टोटल कैरिंग अमाउंट इसकी क्या होगी, 25, 35, 85 एंड 85। टोटल कितनी होती है, कैलकुलेट अगर आप कर लें इसमें, 155, 155 कैरिंग अमाउंट है। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है आपको कि इस बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 85। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द यूनिट इज एस्टिमेटेड एट 85, राइट। तो इसका मतलब हमारी टोटल इंपेयरमेंट कितनी हुई, 55 माइनस 155 माइनस 85 जी, 70 की इंपेयरमेंट हुई है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये 70 की इंपेयरमेंट इनमें से किन किन एसेट्स को चार्ज करनी है। ठीक है, ओके, नाउ द टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस, तो ये आपके पास मोस्ट ऑब्वियस डैमेज एसेट आ गया। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसको अगेन है क्योंकि यही वो कल्प्रिट है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कितनी है हमारे पास, 5, तो इसलिए हमने इंपेयरमेंट चार्ज कर दी 5 की इंपेयरमेंट। तो रिकवरेबल अमाउंट टेक्नोलॉजी की कितनी रही, 0, मैक्सिमम 0.5 होगी क्योंकि दिस इज नाउ वर्थलेस, तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट तो 0 ही है। ठीक है, द अदर नेट एसेट इंक्लूड इन्वेंट्री एंड रिसीवल। इन्वेंट्री और रिसीवल IAS 36 उन पे अप्लाई होता ही नहीं है, तो ये तो उसके स्कोप से ही निकल गया, इस पे तो इम्पेयरमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट एज इट इज 40 आ जाएगी। इट इज कंसिडर्ड दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर नेट एसेट आर इज अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, और उसने वैसे भी बता दिया इन्वेंट्री और रिसीवेबल जितना वो बता रहे हैं उतना वो रियलाइज भी कर देंगे, तो इन्होंने वैसे भी बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने 70 में से 5 एलोकेट कर दी, लेकिन अभी भी 65 एलोकेट करनी बाकी है। मोस्ट ऑब्वियस एसेट कोई और है टेक्नोलॉजी के अलावा, नहीं, तो किस पे आ रहे हैं आप, गुडविल पे। तो गुडविल कितनी है आपके पास, 20, ये इम्पेयर होगी, ये नील होगी। तो 70 में से आपने 25 एलोकेट कर दी, रिमेनिंग कितनी रह गई है, 45, 45, 45 आप अप्लाई करेंगे ऑन दीज 3 एसेट ऑन अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन प्रो रेटा बेसिस और अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। ठीक है, तो प्रो रेटा बेसिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स 10 प्लस 50 प्लस 30 कितना आया होता है इसका, 90, इन सब की वैल्यू निकाली जाए। तो अनएलोकेटेड पोर्शन कितना था, 45 था।
45 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 90, 45 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 90 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 90 अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स हमने कर दिए। तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। फर्स्ट में 5, सेकेंड में 50 25 और थर्ड में 15, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी रहेगी? 5, 25 एंड 15। तो इस सब को आप देखें टोटल करने के बाद 70 आ रहा है, और इस सब का टोटल करने के बाद देखें आपके पास 85 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और बाकी 5 प्लस 25 45 प्लस 40 85 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज हाउ यू डील दी impairment on cash generating units, right? अच्छा, test to understanding 5, the following information relates to three assets held by a company. Find the total impairment. We have a carrying amount, we have to determine the recoverable amount, this is the recoverable amount, this is the recoverable amount, and this is the recoverable amount. ठीक है, now we have to compare the recoverable amount with the carrying amount. यहाँ पे आपकी impairment कितनी हो रही है? 10, इधर आपकी कोई impairment नहीं है, और इधर आपकी impairment हो रही है 5, तो total impairment कितनी हो रही है? 15। ओके, व्हाट इज द टोटल impairment लॉस? अगेन वही काम करना है हमने, बिल्कुल ये वैसे ही है, इसको फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है, in accordance with IAS 36 impairment of asset, which of the following statement are true? An impairment review must be carried out annually on all intangible assets. ठीक है, normally we do this, right? An impairment review must be carried out annually on all intangible asset. वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन जिनकी डेफिनेट लाइफ है, अमोर्टाइज नहीं हो रहे, उन पे तो मस्ट है। बाकी जिनकी डेफिनेट लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है उन पे मस्ट है, जिनकी डेफिनेट लाइफ है वो तो अमोर्टाइज हो रहे हैं, टाइम हो रहे हैं। ठीक है, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। ये भी ट्रू है। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होता है आपका? एनआरवी है। ठीक है, अगर ये कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने का फायदा क्या? क्योंकि हमें पता है इम्पेयरमेंट तो हो ही नहीं रही, तो फिर फायदा ही नहीं कुछ। इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस इट रिवर्सेस द गेन दैट वी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी। सो आपके पास वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये है, तो इसको कंसिडर कर लें डी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, which of the following could be an indication of impairment? डिक्रीज इन मार्केट रेट नहीं, इंक्रीज इन मार्केट रेट ये तो होता है, डैमेज कॉस्ट टू द एसेट ये भी होता है, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज बिजनेस। ठीक है, ये दैट उसमें हम ये नहीं कह सकते कि रीऑर्गेनाइजेशन उसकी रीजन की वजह से सकती है। सॉरी, ये मार्केट वैल्यूज है, ये नहीं होगा। ये मार्केट में समझा आए मिक्स अप विद द इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट नहीं, तो सी एंड डी। ठीक है, दिस इज नॉट इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है एसेट की, तो रिकवरी अमाउंट तो ज्यादा है ना उसकी। मैं इसको मिक्सअप हो गया इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से, सॉरी। अच्छा जी, दिस इज योर कैश जनरेटिंग यूनिट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल वंस द इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन एलोकेटेड। सो आवर फोकस इज ऑन इंटेंजिबल, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी आफ्टर इम्पेयरमेंट। सो लेट्स सी, द कैरिंग अमाउंट इज गिवन हियर 140 and the recoverable amount of asset is 100. So 40 की इम्पेयरमेंट हुई है, राइट? क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा उसने ये है कि इंटेंजिबल। लेट मी चेक कि आगे भी कुछ है या नहीं। नहीं, आगे नहीं। तो दिस इज द रिकवरेबल अमाउंट। ओके, द इन्वेंट्री आर एंड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इन दोनों पे नहीं हो रही इम्पेयरमेंट। ठीक है,
अब बाकी पे आ जाते हैं, तो 40 की इम्पेयरमेंट है जिसमें से 25 तो सबसे पहले आपके पास गुडविल पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, है ना। यहाँ पे किसी ने बताया नहीं कि यार ये प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इंटेंजिबल हुआ, तो ये नहीं है। तो सबसे पहले 40 में से 25 इस पे चला गया, बाकी रिमेनिंग कितना है 15। तो 15 में से 10 इस पे चला जाएगा और इस पे कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो इनटेंजिबल आफ्टर इम्पेयरमेंट कितने हो जाएंगे, 50 के। सो द प्रोरेट करके दिस इज द वेट्स आर 90। सो रिमेनिंग अनएलोकेटेड कितनी थी आपके पास, 15 इंटू 60 डिवाइड बाय 90 एंड 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 90, उससे यही आता है 10 आता है एंड 5। ओके ओके, so this was your intangible asset, sorry, this was your impairment. All tangible asset and intangible asset दोनों हो सकते हैं, even investment can be impaired.